हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड बेस्ड मैनेजमेंट ऑफिसर की एक और MCQ सीरीज़। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मुझे भी थोड़ी सी होली की थकान थी, तो जिस वजह से मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस की ही MCQ सीरीज़ बना पाया हूँ। बट ताकि आपकी कंटिन्यू प्रिपरेशन चलती रहे और आपको एक एनकरेजमेंट मिलता रहे, तो इस वजह से मैंने MCQ सीरीज़ छोटी सी बना ली ताकि कोई एब्सेंट भी ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इसलिए एक और बात मैं आपको बता दूं, इसलिए प्लीज़ आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। ना तो ये सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा। वैसे एग्ज़ाम्स की प्रेडिक्शंस जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, बट आप ये मत सोचते रहिए कि एग्ज़ाम कब होगा। कभी भी हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट इज़ कि क्या पेपर में आना है, तो वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, स्ट्रेटेजी वाली। ओके, तो पहले MCQ सीरीज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर मुझे आपसे कुछ भी डिस्कस करना होगा तो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं अशोक कुमार घोष जी, नीरज कुमार जी, संतोष गंगवार या फिर हरि कुमार। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए। ओके, इसका राइट आंसर है अशोक कुमार घोष जी। आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेट का अपना एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। ओके, और एक होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो आप सभी को पता होगा CPCB दिल्ली में है। वो कुछ जो भी पॉलिसीज़ बनाता है उन सबको स्टेट के अंदर इम्प्लाई करने का काम होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस में, जो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। ओके, तो जो आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसके चेयरमैन अशोक कुमार घोष जी हैं। और ऐसा तो है नहीं कि ये परमानेंट बन गए, इनका एक टेनर होगा। तो प्लीज़ जब भी आपका एग्ज़ाम हो एक बार आप चेक करके जाएं। सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं चेयरपर्सन, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हो, चाहे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या फिर आपका NGT हो। तो प्लीज़ आप लोग पेपर में जब जाएं तो इनको चेक करके जाएं। ओके, अगर इसके साथ ही मैं आपको बता दूं NGT मैंने आई थिंक प्रीवियस किसी MCQ सीरीज़ में मैंने डिस्कस किया है कि NGT कब बना था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है या फिर अगर मैंने डिस्कस ही नहीं किया बिकॉज मुझे कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। NGT 2010 में बना था और इस टाइम पे जो चेयरमैन है NGT के वो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं। ओके, प्लीज़ नोट डाउन इट। एंड एक चीज़ आप याद कर लीजिए कंफर्म कि जब भी आप पेपर में जाएंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर अपडेट करके जाएंगे कि प्रेजेंट में कौन है। मैं आपको करा दूंगा, बट आप खुद से एक बार इंश्योर करके जाएं ये चीज़ कि इस टाइम पे चेयरमैन कौन है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी, और NGT के चेयरमैन कौन है, एंड आपके जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, चाहे वो स्टेट के हों या फिर सेंटर के हों। तो इस टाइम पर सेंटर में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि रीनेम्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, तो उसको इस टाइम पर होल्ड कौन करते हैं आप सोचिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को प्रेजेंटली होल्ड करते हैं भूपेंद्र यादव जी। ओके, और आपके यहाँ पर स्टेट में बिहार में कौन होल्ड करते हैं?
तो बिहार में होल्ड करते हैं नीरज कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बिहार में जो है तो उसको नीरज कुमार जी इस टाइम पर होल्ड कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो जो है तो वो नीरज कुमार के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। सेंटर में आपका भूपेंद्र यादव जी के पास है, और भूपेंद्र यादव जी एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हैं, साथ ही साथ वो लेबर मिनिस्टर भी हैं। जो श्रम कल्याण मंत्रालय होता है तो उसके मिनिस्टर भी भूपेंद्र यादव जी ही हैं। और भूपेंद्र यादव जी ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की थी श्रम को लेकर। ओके, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज करंट भी आपका आना है। मैं आपको फिर से एक बार प्लीज़ आपको मैं एक बार फिर से सजेशंस दे देता हूँ कि आप 3 चीज़ पे कमांड बना लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। आप करंट अफेयर अपना याद रखिए, तैयार रखिए, चाहे आप उसके लिए डेली आप 1 घंटा नहीं दे सकते करंट अफेयर पे, आधे घंटे आप कोई वीडियो देखिए, मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो देख लीजिए, अदरवाइज किसी और की वीडियो देखिए, बट आप देखिए डेली करंट अफेयर आप करेंगे तो आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग बनेगा। बट अगर आप उसको चाहेंगे कि पेपर आपका अगर सपोज दैट जून में है और आप चाहें कि मैं मई में पढ़ना स्टार्ट करूं या मई में भी नहीं सीधे जून में स्टार्ट करूं, तो उससे करंट अफेयर नहीं होता है, और ना ही फिर वो करंट अफेयर रहता है, फिर वो बन जाती है आपकी हिस्ट्री। तो बेहतर होगा कि आप करंट अफेयर को डेली बेसिस पर रिवाइज करें। अगर आप चाहते हैं, मैं पहले भी क्विज कराता था करंट अफेयर की भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी, जो आपका पेपर 2 है उसके लिए भी मैं क्विज कराता था टेलीग्राम चैनल पर। और नाउ मैं फिर से सोच रहा हूँ कि मैं आपकी प्रिपरेशन ताकि और बेहतर हो तो मैं क्विज स्टार्ट कराऊँ। तो प्लीज़ आप लोग आपके जो भी व्यूज़ हैं, आपके जो भी ओपिनियंस हैं, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं सोच रहा हूँ पेपर 2 की क्विज़ तो कंफर्म कराना, जल्द ही जल्द मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पेपर 2 की क्विज़ कराऊंगा। ओके, और पेपर 1 की क्विज़ भी मैं कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्यूज़, आप अपने कमेंट्स मुझे बता दीजिए कि करानी चाहिए या नहीं, क्या आपको वो टाइम पास लगती है या फिर आपको लगेगा कि हाँ उससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर होगी। तो जो भी हो आप मुझे बताइए, लेकिन मैं इंसिस्ट यही करूँगा अगेन एंड अगेन कि आप लोग करंट अफेयर को ज़रूर कीजिए। साइंस, क्योंकि साइंस जो है वो आपने बचपन से पढ़ी है, ऐसा तो नहीं आपने साइंस नहीं पढ़ी है। और एनवायरनमेंट आपका सब्जेक्ट जो भी है, मतलब एनवायरनमेंट कम्प्लीटली, अगर इसको एनवायरनमेंट ना भी कहें, अगर इसको हम प्लानिंग, सिटी प्लानिंग भी अगर हम कहें, ओके, अगर हम इसको सिटी प्लानिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट अगर इसको हम कहें, तो ये भी आपने एटलीस्ट पढ़ा है। बट करंट अफेयर अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप करंट अफेयर नहीं कर सकते, और करंट अफेयर का रेशियो आपके पेपर में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसलिए आप करंट अफेयर डेली कीजिए। और ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर नहीं होता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप डेली वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप डेली वीडियो देखिए, और क्योंकि क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको, अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आपके लिए बेहतर होगा ना। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जो भी क्विज़ करोगे तो आप कर सकते हो जो मैं बनाऊंगा, तो इसलिए आप डेली क्विज़ कीजिए एंड डेली वीडियो देखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा डेली। उससे आपको फिर बर्डन एंड टाइम पे नहीं पड़ेगा। एंड टाइम पे आपका जब माइंड फ्रेश होना चाहिए उस टाइम पे अगर आप बर्डन ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप डेली करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, एक सेंट्रल का बोर्ड होता है, और सेंट्रल का जो बोर्ड होता है स्टेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ओके, आपके इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को रोकने में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच इज़ इंडिया फर्स्ट सिटी टू सेट टारगेट ऑफ 0 कार्बन एमिशन फ्रॉम 2050? 2050 से शून्य कार्बन उत्सर्जन
का लक्ष्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? मतलब एक भारत का कोई एक शहर है जिसने ऐसा लक्ष्य रखा है अपना कि 2050 से उसका कार्बन उत्सर्जन शून्य स्तर पहुंच जाएगा। मतलब शून्य उत्सर्जन कार्बन स्तर क्या होता है? जितना कार्बन आपने प्रोड्यूस करा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ी, अगर आप उसको सिक्वेस्ट कर लें, मतलब एनवायरनमेंट से खींच लें, तो आपका जो भी आपकी चाहे वो कॉरपोरेशन हो कुछ भी हो, तो वो कहलाता है जीरो कार्बन इमिशनर। ठीक है, तो ऐसा एक सिटी है इंडिया में जिसने ऐसा लक्ष्य रखा है, जिसने ऐसा टारगेट रखा है कि 2050 से वो जीरो कार्बन इमिशन बन जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर नासिक। और इसका राइट आंसर है, आप लोग सोच लीजिए, चलिए। आई थिंक आप सबने सोच लिया होगा। ओके, इसका राइट आंसर है मुंबई। ओके, तो महाराष्ट्र जो है उसने जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा है 2050 से। आपको पता होगा कि रिसेंटली महाराष्ट्र ने अपना बजट पेश किया, तो उसने टारगेट रखा। एक तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है, बजट पेश करने के साथ ही मैं आपको इसमें बता दूं, बजट जब पेश किया तो जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र इंडिया का फर्स्ट स्टेट बनने जा रहा है जो ट्रिलियन इकोनॉमी वाला होगा। ओके, तो आप खुद से सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। इंडिया ट्रिलियन इकोनॉमी बना था, आपको पता होगा। अब एक स्टेट अपने आप में ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो सोच सकते हो आप कि वो कितना मेजर है इंडिया के लिए, कितना मेजर रोल प्ले करता है इंडिया की जीडीपी में। ओके, तो जो महाराष्ट्र है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट होगा जो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने वाला है। एंड इस ही स्टेट ने ये अनाउंस किया। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ड्यूरिंग बजट सेशन उन्होंने बजट स्पीच में अनाउंस किया कि वो मुंबई को 2050 से ज़ीरो कार्बन इमिशन सिटी प्लान करने में मदद करेंगे या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। ओके, तो ये इनका टारगेट है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जान के, बिकॉज आपकी कंट्री का एक सिटी ऐसा इनिशिएटिव ले रही है जो सस्टेनेबिलिटी की ओर मूव करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो ये अच्छा स्टेप है और हमारे जो लीडर्स होते हैं उनको ये स्टेप्स लिए जाने चाहिए उनके द्वारा। ठीक है, बिकॉज आप खुद से सोचिए ना कि दिल्ली है, अगर दिल्ली ऐसा इनिशिएटिव ले ले कि वो 2050 नहीं 2030 से ही ज़ीरो इमिशन बन जाएगा, तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। आपको पता होगा कि न्यू दिल्ली में कितनी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग विंटर सेशन, वहाँ पर स्मॉग की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन के क्या हाई लेवल पहुँच जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ पोल्यूशन के लेवल्स पहुँचते हैं। मैंने खुद प्रॉब्लम फेस की है, जो आइज़ होती हैं उनमें इंचेज होने लगती है, और लेवल की तो पोल्यूशन लेवल की तो बात ही क्या करें। जो पोल्यूशन लेवल करने के लिए इंडेक्स होती है तो उसके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है दिल्ली पोल्यूशन। इसलिए अपने जो लीडर्स हैं उनको ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उन्हें ऐसे टारगेट सेट करने चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ओके, आप मुझे ये बताइए कि रेलवे, जो इंडियन रेलवे है, उसने कब जीरो इमिशन का टारगेट अपना सेट किया है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दावोस, व्हाट इज दावोस एजेंडा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट। दावोस एजेंडा क्या है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेट किया है? और आपके ऑप्शंस हैं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रो प्लैनेट पीपल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए। इसका राइट आंसर है प्रो प्लैनेट पीपल। आपको पता होना चाहिए कि दावोस में इस बार
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्चुअल समिट हुआ। ओके, तो उस समिट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना उसमें स्पीच दी। ओके, वर्चुअली ये था। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बर्ड को प्रो प्लैनेट पीपल इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अच्छा है ऐसा डिसीजन। इसको 3P आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3P एजेंडा सेट किया है दावोस में। जो उनका दावोस एजेंडा है वो इन शॉर्ट आप कह सकते हो 3P है। ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए ऐसा कहा गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। निम्नलिखित की नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान की एक जैविक विधि है। इनमें से कौन सी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान की एक जैविक विधि है? और आपके ऑप्शंस हैं लैंडफिल्स, श्रीडिंग, पल्वराइजेशन या फिर कंपोस्टिंग। तो आप सोच लीजिए। आई थिंक इसमें सोचने जैसा कुछ है नहीं, आपको इसका आंसर करेक्ट पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्टिंग। आपको पता होगा कंपोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, कंपोस्टिंग में क्या करते हैं तो वो सारा प्रोसेस आपको पता ही होगा। मैंने आपको वीडियो में करा दिया है लेक्चर क्लासेस में, जो भी थ्योरी के लेक्चर क्लास है तो उसमें मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कंपोस्टिंग की तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। और कुछ एंजाइम्स वहाँ पे जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं आप उनको कर लीजिए। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने जब मैं टेलीग्राम चैनल पर क्विज कराता था तो मैंने कंपोस्टिंग को कवर कर लिया है। ओके, अभी मैंने यहाँ पर सीरीज़ नहीं डाली है MC की, लेकिन मैंने टेलीग्राम पर क्विज करा दी है कंपोस्टिंग की। तो मैं यहाँ पे 1-2 दिन में करा दूंगा, अदरवाइज़ वहाँ से आप देख लीजिए। बट मैं यहाँ पे इन शॉर्ट करा दूंगा आपको विद एक्सप्लेनेशन। वहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन कंपोस्टिंग की सीरीज़ करा दूंगा, MCQ सीरीज़। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सॉलिड, जो आपका वेस्ट होता है म्यूनिसिपल वेस्ट, तो उसकी जो जैविक विधि है उसके निपटान की, ट्रीटमेंट की, तो वो यही है कंपोस्टिंग। इसमें आप क्या करते हो कि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अर्थवॉर्म्स, तो आप उनको मिक्स करते हो वेस्ट के साथ और वहाँ पे एक नेचुरल गड्ढे वगैरह में आप स्टोर कर देते हो, तो वो उसको अपघटित कर देते हैं। ये कंपोस्टिंग की इन शॉर्ट आप कह सकते हो प्रोसेस है। कैसे कंपोस्टिंग बनती है, उसको कुछ टाइम तक आप स्टोर करते हो। ठीक है, वहाँ पर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अर्थवॉर्म अपनी क्रिया करते हैं, ठीक है, रिएक्शंस करते हैं, जो भी उनको डिग्रेडेशन वगैरह करनी होती है तो वो एक ड्यूरिंग द टाइम करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाती है, उसकी तैयार हो जाता है और जो आपका फर्टिलाइज़र बनता है उसको आप मार्केट में भेज देते हो। तो ये थी कंपोस्टिंग इन शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्न में से किस अपशिष्ट को बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फूड वेस्ट या फिर रबिश। तो सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। आई थिंक आपको पता होगा, प्लीज़ आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर। ये कह रहे हैं निम्न में से किस अपशिष्ट को बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि फूड वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूड वेस्ट को बैक्टीरिया अपघटित कर देंगे बिकॉज फूड वेस्ट डिग्रेडेबल है। ऑल्दो आपको ये पता होना चाहिए कि अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे भी अवेलेबल हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर दें, लेकिन हमारे यहाँ के प्लास्टिक अब आज के टाइम पर इतनी क्वालिटेटिव आने लगे हैं, इतने कि उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा मुझे 1-2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता, इस टाइम पे मैं आपको करेक्ट नाम तो नहीं बता सकता, बट मैंने ऐसा पढ़ा है। पब्लिकेशंस जो होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के जो पब्लिकेशंस हैं, मैंने मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा कि 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं
और अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं उनसे, बट अभी उन पर रिसर्च और चल रही है, तो मैं आपको उनके अभी करेक्ट नाम नहीं बता रहा हूँ। और ऐसा क्वेश्चन नाम का आपसे स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा, अगर कहीं पे आता है तो आप उसका ये आंसर लगा सकते हैं कि हाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ स्पेसिफिक, अगर सिर्फ ये पूछा जाए स्पेसिफिक, तब आप कह सकते हो कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिक को भी डिग्रेड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ लिक्विड दैट पासेस थ्रू सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। आपको फिल करना है कि एक तरल पदार्थ जो ठोस अपशिष्ट से गुजरता है और इसमें निलंबित अशुद्धियों को निकालता है, वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं लिकेट, स्लज, डिस्टिल्ड वाटर या फिर म्युनिसिपल वेस्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए, और इसका राइट आंसर है लिकेट। ओके, लिकेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिकेट क्या होता है? सपोज आपके पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। ओके, आप अर्बन लोकल बॉडीज से बिलोंग करते हैं, यूएलबी से, और आपके पास एक अच्छा खासा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। आपने, क्योंकि आप उसको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स, ओके, जो आपके वार्ड्स होते हैं, आपके लोकल बॉडीज़ के पास जो भी वार्ड्स हैं, आपने वहाँ से वेस्ट कलेक्ट किया, अब आपने उसको एक जगह स्टोर किया। ओके, और जो वो स्टोरिंग साइट है, ठीक है, तो वो कवर नहीं है, मतलब ओपन है। सपोज दैट आपने उसको चारों तरफ से, तो उसमें बाउंड्री वॉल है, बट सपोज उसकी छत ही नहीं है, वो विदाउट टेरेस है। तो अब सपोज उसमें ड्यूरिंग रेनी सीजन्स बारिश आई, तो बारिश का पानी जब उस वेस्ट से पास होकर निकला, ठीक है, बहाव तो होगा ना उसका पानी का, तो मिक्स हुआ, उसमें से निकला, तो जो निकलने वाला पानी होता है वो पानी लिकेट कहलाता है। तो ये वही पूछ रहे हैं कि एक तरल पदार्थ जो ठोस अपशिष्ट से गुजरता है और इसमें निलंबित अशुद्धियों को निकालता है, वो क्या कहलाता है? तो लिकेट हो गया। एक कूड़े का ढेर, उसमें बारिश पड़ी, तो वहाँ से जो निकला उसके साथ कुछ अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स हो जाएंगी वाटर में, क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो वाटर में मिक्स हो सकती हैं, तो वो वाटर में मिक्स हो जाएंगी, वाटर भी कंटेमिनेट होगा, और जो कंटेमिनेट वाटर है वो वाटर कहलाता है लिकेट। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। लिकेट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिकेट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप अच्छे से जानते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनाइल क्लोराइड इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डैश। विनाइल क्लोराइड का व्यापक रूप से डैश या किस चीज़ के निर्माण में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ग्लास, एग्रीकल्चरल, केमिकल, स्टोरेज ऑफ एक्वेटिक फूड्स एंड प्लास्टिक, और इसका राइट आंसर है प्लास्टिक। ओके, आपको पता होना चाहिए कि विनाइल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होगा। ओके, तो इसका एक पॉलीमर होता है, ये तो मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, अब पॉलीमर बनेगा इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब आपको पता होगा पीवीसी, इन शॉर्ट शायद आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड ना पता हो, बट पीवीसी तो आपको पता होगा ना। पीवीसी क्या होते हैं? पाइप्स आते हैं पीवीसी के हमारे यहाँ पर, जिसमें आप चाहे वाटर भेजो, पानी भेजते हो मेनली आप पीवीसी में, तो पीवीसी के पाइप बनते हैं, और इसलिए ये प्लास्टिक है, इससे प्लास्टिक बनाई जाती है, पीवीसी से अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बनता है, उसमें पानी वगैरह आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप मोनोमर यूनिट भी याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की मोनोमर यूनिट क्या है, तो वो विनाइल क्लोराइड है। इसके अलावा आपको रबड़ वगैरह का पता होगा, आइसोप्रीन, तो आपने मोनोमर पढ़ा होगा ना, आपने मोनोमर पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज एन इग्नाइटेबल वेस्ट?
एक प्रज्वलित अपशिष्ट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बेस्ड विच कैन बर्न रिलेटिवली लो टेम्परेचर अपशिष्ट जो अपेक्षाकृत कम तापमान पर जलाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका बेस्ड विच कैन बर्न रिलेटिवली हाई टेम्परेचर अपशिष्ट जो अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर जलाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका बेस्ड विच डू नॉट बर्न अपशिष्ट जो जलाया ही नहीं जा सकता, या फिर बेस्ड विच डू नॉट प्रोड्यूस टेम्परेचर अपशिष्ट जो उच्च तापमान उत्पादित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, कह रहे हैं ये कि एक प्रज्वलित अपशिष्ट क्या है, इग्नाइटेबल वेस्ट क्या है, मतलब जो जलने वाला वेस्ट है वो क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बेस्ड विच कैन बर्न रिलेटिवली लो टेम्परेचर। ये कह रहे हैं प्रज्वलित अपशिष्ट मतलब जो जलने वाला अपशिष्ट हो वो क्या है। अब जलने वाला है तो ऑब्वियसली वो लो टेम्परेचर पर भी ही जल जाएगा ना, इसलिए जो वेस्ट लो टेम्परेचर पर जले वो इग्नाइटेबल वेस्ट है। अगर वो इग्नाइटेबल ना होता तो उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ सकती थी, बट वो इग्नाइटेबल है, जल्दी से आग पकड़ता है, इसलिए वेस्ट जो लो टेम्परेचर पर जल जाए वो कहलाता है इग्नाइटेबल वेस्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शंस हैं इट इज़ यूज्ड टू मेक कंपोस्ट, इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। इट लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यह लंबे समय तक रहता है। टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इट बर्न, जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ये गलत पूछ रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसे स्टेटमेंट में ये जरूर देख लीजिए वो सही पूछ रहे हैं या फिर गलत। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स पेपर में जल्दी जल्दी में ये चीज़ नहीं नोटिस करते हैं और क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं। तो ये सबसे पहली बात यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा गलत है। तो टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्न, ये तो सही है। जब आप प्लास्टिक को जलाते हो, चाहे आपने देखा होगा किसी प्लास्टिक को जलाया, आपने रबड़ वगैरह को जलाया, टायर को जलाया, कुछ भी चीज़ कह सकते हो, तो उन सब से टॉक्सिक फ्यूम्स तो निकलती हैं, बिकॉज वहाँ पर हमने क्वालिटेटिव रेजिन्स को यूज़ किया था, इसलिए वहाँ पे टॉक्सिक फ्यूम्स तो निकलेंगी। इसके अलावा इट लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है प्लास्टिक कंसिस्टेंटली बनी रहती है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक। हमें बताना है गलत क्या है, तो ये दोनों तो सही हैं। हमारा जो गलत है इट इज़ यूज्ड टू मेक कंपोस्ट, प्लास्टिक से कंपोस्ट कैसे बनेगी, प्लास्टिक से कंपोस्ट नहीं बनती है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। एंड हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज़ करना था, इसलिए ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर और ये हो जाएंगे दोनों गलत। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लीज़ आप लोग जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्लीज़ आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपसे वो गलत चीज़ पूछ रहे हैं या फिर सही चीज़ पूछ रहे हैं। अदरवाइज आप पेपर में क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो बेहतर होगा आप चाहे थोड़ा सा टाइम ले लें, आपको दोनों ही पेपर में टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता टाइमिंग की इश्यू किसी भी स्टूडेंट को आएगी। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इवन ज़्यादा टाइम है। अगर आपको पेपर आता है और पेपर आना चाहिए, बिकॉज सिंपल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको काफ़ी टाइम रहेगा। डोंट वरी, आप क्या बोलते हैं उसको, इत्मीनान के साथ आप क्वेश्चंस कीजिए, धैर्य के साथ क्वेश्चंस कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आपका माइंड जो है वो पीसफुल और शांत पीसफुल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पॉजिटिविटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सारी सीटें बिकी गई हैं। ओके, अगर बिकी भी हैं तो क्या कर सकते हैं, आप अपना लड़िए और करिए मुकाबला, ज़रूर सफल होंगे आप। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नेगेटिविटी से लाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ऐसा तो है नेगेटिविटी लाएंगे आप तो वहाँ से आपको वो, अगर सीट बिक गई है तो कैंसिल कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें सोचने से बेहतर होगा
कि आप लोग ऐसा सोचिए कि हाँ हम कर सकते हैं और इस बार हम ज़रूर करके दिखाएंगे। ओके, और इस लक्ष्य के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड जो भी मैंने आपसे पूछा है तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट करके प्लीज़ बता दिया कीजिए, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए प्लीज़ आप मुझे बता दिया कीजिए। और थ्योरी क्लासेस प्लीज़ मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थ्योरी क्लासेस को भी अटेंड कीजिए। और जो भी मैं क्वेश्चंस उसमें पूछ रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे उसको बताया कीजिए, बिकॉज मैं क्वेश्चन डालता हूँ उसमें, हर वीडियो में मोस्टली क्वेश्चंस में डालता हूँ बट मुझे उसका आंसर नहीं आता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बिकॉज वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। मुझे तो पता है ना, वो मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे। तो प्लीज़ आप उसका आंसर ज़रूर दीजिए, अच्छा होगा। ओके।